नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कमलेश्वर के एक बहुत ही खास उपन्यास कितने पाकिस्तान की। देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा लिटरेरी एक्सपेरिमेंट है जो खुद इतिहास को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर खुद इतिहास को ही एक गवाह के तौर पर अदालत में पेश कर दिया जाए। ये उपन्यास हमें इसी एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। तो इस अनोखी अदालत में हमारा गाइड कौन है? कोई इंसान नहीं, बल्कि अदब यानी लिटरेचर की आत्मा। यही अदब है जो इस पूरे मुकद्दमे को आगे बढ़ाएगा और हमें वक्त के आर पार ले जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस उपन्यास का नाम कितने पाकिस्तान क्यों है। इसका मतलब सिर्फ एक तारीखी घटना से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, इस किताब में पाकिस्तान सिर्फ 1947 के बंटवारे का प्रतीक नहीं है। नहीं, ये एक मेटाफर है, एक रूपक है, इंसानियत को बांटने के लिए खींची गई हर एक लकीर का, हर एक विभाजन का। इसीलिए उपन्यास में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई पाकिस्तान का जिक्र आता है, जैसे बांग्लादेश का बनना, सिंधु देश की मांग, पख्तूनिस्तान की बात, यहां तक कि एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना, खालिस्तान और आजाद बलूचिस्तान की लड़ाई। ये सब उसी एक बंटवारे वाली सोच के अलग अलग चेहरे हैं। तो चलिए अब उस काल्पनिक अदालत में चलते हैं जहां इतिहास का ये मुकदमा चल रहा है। यही इस उपन्यास का मेन सेटिंग है। यहां गवाह के तौर पर बुलाया जाता है बड़े बड़े बादशाहों को, वाइसरॉयों को, विजेताओं को। हर किसी से उनके किए गए कामों का जवाब मांगा जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद ही यहां सबसे बड़ा हीरो भी है और विलेन भी। तो कटघरे में पहला बड़ा गवाह कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बादशाह बाबर। बाबर अपना पक्ष रखते हुए कहता है, मैं उस वक्त बेवतन था और अपने लिए एक वतन तलाशता हुआ आया था, क्योंकि उन दिनों वतन भी बिना तलवार के नहीं मिलता था। सोचिए, कैसे एक हमलावर की कहानी यहां एक घर की तलाश की कहानी बन जाती है। अब पेश होते हैं भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी देखरेख में 1947 का बंटवारा हुआ था। माउंटबेटन की गवाही में ना एक बहुत गहरा विरोधाभास है। वो कहते हैं, जिन्ना भी विभाजन के मसौदे को लेकर उदास थे। उन्हें विभाजन चाहिए था और विभाजन के सिवा कुछ नहीं। मतलब एक ही सांस में उदासी भी और जिद भी, दोनों का जिक्र है। अगला गवाह है मोहम्मद बिन कासिम, भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती हमलावरों में से एक। वो अपनी नीयत साफ करता है, कहता है, हमने खजूर, रेत और रेतीली आंधियों के सिवा कुछ देखा नहीं था। उन दिनों हिंद की धन दौलत की दास्तानें हवा में तैरती थीं। ये बयान दिखाता है कि कैसे कहानियों और दौलत के लालच ने इतिहास को एक नई दिशा दे दी। लेकिन ये उपन्यास सिर्फ कुछ लोगों के गवाही तक ही नहीं रुकता। ये बंटवारे और विभाजन के उस कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले की बात करता है जो सदियों से चला आ रहा है। जैसे आर्यों का सिंधु घाटी में आकर बसना, या फिर हरनान कोटेस का एस्टेक साम्राज्य को मिटा देना, 1947 का बंटवारा और हिरोशिमा पर परमाणु बम का गिरना। उपन्यास इन सभी अलग अलग वक्त और जगहों की घटनाओं को एक ही दर्दनाक इंसानी सिलसिले की कड़ी की तरह देखता है। उपन्यास में एक आवाज है जो बार बार गूंजती है, मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लाखों करोड़ों बार मरा हूं, मैं मैराथन के संग्राम में भी बार बार मरा हूं, और पानीपत में भी, क्योंकि मनुष्य ने एक अप्राकृतिक मौत का अन्वेषण कर लिया है। ये लाइन इंसानी लड़ाइयों से पैदा हुए अंतहीन दुख को बयां करती है। इतिहास की इन बड़ी बड़ी घटनाओं और तारीखों के पीछे हमेशा आम इंसान होते हैं जो इसकी सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। और उपन्यास का असल जोर उन्हीं अनगिनत भूले बिसरे पीड़ितों पर है, जिनकी कहानियां इतिहास की मोटी मोटी किताबों में कहीं खो गई हैं, कहीं दफन हो गई हैं। इसी की एक झकझोर देने वाली मिसाल है गवाह किम हक सुन की कहानी। उनकी कहानी युद्ध की क्रूरता का असली चेहरा हमारे सामने लाती है। उनकी दर्दनाक गवाही है, दूसरे महायुद्ध के दौरान मुझसे जापानी सोल्जरों ने लगातार 15 बार प्रतिदिन बलात्कार किया। ये एक बयान इंसानी कीमत जैसी बड़ी बड़ी बातों को एक ऐसी सच्चाई में बदल देता है जिसे सुनना भी मुश्किल है। तो इस सारी हिंसा और बंटवारे के इतिहास का जवाब क्या है? उपन्यास इसका जवाब ढूंढता है साहित्य की आवाज में, अदब की आवाज में। कहानी में अदब, जो निराशा के रेगिस्तान में भटक रहा है, वो एक अजीब सी बस्ती में पहुंचता है
और ये बस्ती है दुनिया भर के लेखकों का एक शरणार्थी कैंप। इस कैंप में कौन-कौन है? कबीर हैं, टॉल्स्टॉय, टैगोर, मंटो, गालिब, चेखव, कामू, प्रेमचंद, फैज, निराला सब हैं। यहाँ दुनिया भर के वो लेखक हैं जो कला और संवेदना के धागे से एक दूसरे से जुड़े हैं, और शायद यही इतिहास के सच्चे न्यायाधीश हैं। और अंत में अदालत का फैसला कोई फैसला नहीं है, वो एक सवाल बन जाता है, एक चुनाव, कि हमें और कितने बंटवारे चाहिए, या फिर सबके लिए एक साझा बोधि वृक्ष। यही वो सवाल है जिसके साथ ही उपन्यास हमें हमारे जहन में अकेला छोड़ जाता है।